हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बी फार्मेसी सैलरी आफ्टर 5 ईयर। बी फार्मेसी करने के बाद 5 साल के बाद उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा कुल मिला के। और 2025 में जो लोग बी फार्मेसी कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें कितना पैसा मिल सकता है 5 साल के बाद, क्योंकि बी फार्मेसी है एक टेक्निकल कोर्स, 4 साल का कोर्स होता है और ट्यूशन फ़ी भी ठीक ठाक है। 4 साल का लगभग 4 लाख रुपये खर्च करते हैं। मतलब इक्विवेलेंट डिग्री ये, यदि आप बीटेक कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट है, दोनों की मान्यता, दोनों टेक्निकल कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कितना सैलरी हो सकता है बी फार्म करने के बाद, और कौन कौन से जगह है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन सा बेस्ट प्लेस है जहां पर आपको जॉब करना चाहिए। बी फार्मेसी करने के बाद बेस्ट रहता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो आइए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो बी फार्मेसी में जो पास आउट होते हैं, लगभग जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है और 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद लोग मतलब स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई जॉब करना है। उसके बाद आफ्टर दैट दे यूज टू प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मेसी। बट मेरा मानना है कि 6 महीने जब बचे हुए हो ना, तभी से आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आपको बी फार्मेसी के बाद एक्चुअली करना क्या है। 6 महीने का पीरियड आपको मेंटल प्रिपरेशन डिसाइड करने में आपको मदद करेगा। बी फार्मेसी के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है बी फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ प्राइवेट जॉब की बात करूँगा। गवर्नमेंट में आप बन सकते हैं फार्मासिस्ट, देन यू कैन बिकम ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट। तो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कभी कभी निकलती है और ड्रग एनालिस्ट की भी वैकेंसी भी कभी कभी निकलती है। फार्मासिस्ट का भी वही हालत है, एक बार फार्मासिस्ट हो गए तो उसकी वैकेंसी 10 साल 15 साल के बाद ही आती। मतलब ये ऐसी पोस्ट है जिसमें रेगुलर वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब में नहीं आती भी है तो काफ़ी कम सीट होती है, ना के बराबर। क्योंकि एक कॉलेज में 60 सीट होते हैं बी फार्मेसी के, बहुत सारे कॉलेज हैं एक स्टेट में। यूपी की बात कर लूँ, एमपी, सभी जगह, सारे स्टेट में लगभग बात करेंगे तो उसके अनुपात में कंपेयर करेंगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर ही है। तो मेरा फोकस है प्राइवेट जॉब पे, क्योंकि 99% लोग प्राइवेट जॉब में ही जाते हैं, 1% लोग को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, उससे भी कम है डाटा। प्राइवेट जॉब की बात करें तो सबसे पहले आता है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री मीन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरा आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग, इसमें ड्रग की मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, वो ऑर्डर देता है स्टॉकिस्ट को और स्टॉकिस्ट वाले मेडिकल स्टोर में मतलब मेडिकल स्टोर वाले स्टॉकिस्ट से लाते हैं, बेचते हैं। कंपनी की बिक्री होती है, सेल होती है, आपको मंथली पैसा मिलता है। ज़्यादा सेल करेंगे, टारगेट से ज़्यादा अचीव करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तीसरा है टीचिंग। मोटा मोटी ये 3 है स्कोप, कहीं से भी आप बी फार्मेसी कर रहे हैं। जिसमें मैं बता दूं, जो पहला ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर बनाने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ पर दवाइयाँ बनती है, चाहे सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो या पैरेंटल डोजेज फॉर्म हो, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जिसके अंतर्गत आता है। दूसरा है मार्केटिंग और तीसरा है टीचिंग। इसमें मार्केटिंग भी ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद लोग मार्केटिंग नहीं करना चाहते, उम्र हो जाती है, ट्रैवलिंग वाला है, हमेशा आपको ट्रैवल करते रहना पड़ेगा, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। उम्र बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, बीमारियाँ होंगी, घर की परेशानी है, लोग
40 की उम्र होते होते फिर छोड़ देते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, मतलब वो डिसकंटिन्यू करते हैं। फिर से आपको फ्रेश लाइफ में कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाते हैं, बहुत लोग कोई दूसरा काम करते हैं, तो आपको फिर से नया फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये भी सूटेबल जॉब नहीं है बी फार्मेसी के बाद, क्योंकि मार्केटिंग में क्या है ना, बीएससी वाले, बीए वाले सब घुसे हुए हैं, कोई उसका है नहीं ऐसा। जो जितना दवाई बेचेगा वो कंपनी के लिए बेहतर है। इट डजंट मैटर यू हैव बी फार्म डिग्री, दो दे हैव बीएससी डिग्री, दे आर सेलिंग मोर मेडिसिन कंपेयर टू यू, so they will get more perk, more salary, more facility, more value, more growth. If when you have completed B Pharma, you are not able to sell the medicine, not able to convince the doctor को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, दवाई नहीं बेच पाएंगे, कोई अहमियत नहीं है, जीरो अहमियत है। मार्केटिंग की यही है, किसी भी मार्केटिंग में चले जाए यही है, बेचो, जितना बेचोगे उतना मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वहाँ बेचने वाली चीज़। तीसरा है टीचिंग। बी फार्मेसी के बाद डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, जो सबसे बेकार जॉब है, सबसे वर्स्ट जॉब है। सैलरी भी बहुत बेकार मिलती है और कोई ग्रोथ भी नहीं है इसमें। एक समय के बाद जाके आप इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पैसे चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए, जो पैसा आपको ये देगा नहीं। इंडिया में बहुत ख़राब सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, टीचिंग में। तो टीचिंग सबसे बेकार जॉब है। मार्केटिंग भी वर्स्ट जॉब है मेरे नज़रिए से। सबसे बेस्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। आंख बंद करके नहीं चले जाएं। कोई भी कंपनी है जाके जॉब पकड़ लें, कोई भी डिपार्टमेंट है जाके जॉब पकड़ लें, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि ध्यान देकर जॉब पकड़ेंगे, जॉब करेंगे, तभी फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होगा। इसमें भी लूप होल है कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं बी फार्मेसी के बाद, सो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डजंट हैव कैंपस प्लेसमेंट। मीन्स कॉलेज में कंपनियां नहीं आती है बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। लेस देन 1% कॉलेजेस में जाती है बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, वो भी नाइपर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर जहाँ पर कंपनी से टाई अप होता है और वो आते हैं बच्चों को हायर करते हैं। तो यदि आप ऐसे सामान्य से कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया के लिए। साउथ में तो फार्मा कंपनी भरी हुई है सभी जगह, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, तो साउथ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। महाराष्ट्र में ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनियां हैं। गुजरात में ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनियां हैं। नॉर्थ में बहुत कम ऑप्शन है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। नॉर्थ में आपको जॉब ढूंढना है तो आपको जाना चाहिए जो जगह है बद्दी नाम की जगह, BADDI, बद्दी जो है ना, हब है फार्मास्यूटिकल कंपनी का। और भी दूसरी बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द छोटे मीडियम स्केल और बड़ी कंपनियाँ बद्दी में सिचुएटेड है। ये आता है हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे स्थित है और ये सबसे बड़ा एरिया है। तो दिल्ली से 5 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में 1 घंटे का समय आपको लगेगा लगभग। तो बद्दी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ पर जाइए आप लोग, हॉस्टल में रहिए, पीजी में रहिए, मिल जाता है। रिज्यूम बना के जाइए, प्रिपेयर होके जाइए और वहाँ पर आप इंटरव्यू दीजिए कंपनीज़ में। वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं वहाँ पे, होटल्स हैं, आपको पेपर ऐड में दिख जाएगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वहाँ पे जाइए, बगल में पंचकुला है, वहाँ भी जा सकते हैं आप। सैटरडे संडे को फ्रेशर के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनका भी इंटरव्यू चलते रहता है। वहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, बद्दी में बहुत सारे कंसल्टेंसी है, तो उसको आप वो पैसा लेंगे, 500 रुपया, 1000 रुपया, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं कंपनियों में, अलग अलग तरह की कंपनियों में, छोटी, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल कंपनियों में। तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। यदि आपका हो जाता है तो उसमें आपका डिपेंड करता है वो कितना 50% सैलरी लेंगे, 60% लेंगे या फुल 100% लेंगे सैलरी, कुछ रहता है उनका। वो पहले ही बोल देंगे, जब इंटरव्यू के लिए भेजेंगे ना, उसी टाइम वो उसका जो पॉलिसी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक दूसरा ऑप्शन है, कंसल्टेंसी के द्वारा वहाँ पर जॉब मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो मान के चलिए वहाँ पे 15-20 दिन में
तो आपको जॉब कहीं ना कहीं छोटी मीडियम स्केल और या बड़ी कंपनी में तो मिल ही जाएगा। ये एश्योरिटी है, ये गारंटी है, बशर्ते यू शुड बी एबल टू आंसर। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बोलना है, बोलेंगे नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगा। पढ़ के जाना है, जो बुक्स है वही पढ़ के जाना है, नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट थ्योरेटिकल। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है यहाँ पर, जो कमी की बात कर रहा था मैं, जो बच्चे बी फार्मेसी करते हैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे MBBS करते हैं डॉक्टर, तो 1 साल का वो इंटर्नशिप करते हैं अस्पताल में, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। पेशेंट से कांटेक्ट होता है उनका, कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है, नर्स रहती है उनके साथ, दूसरे मेडिकल स्टाफ होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग वहाँ होती है, नर्स उसको फॉलोअप करती है, तो उनको सेटअप मदद करता है आगे फ्यूचर में किसी हॉस्पिटल में काम करने में। फार्मासिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। बी फार्मेसी करने के बाद आपको सिर्फ कॉलेज का एक्सपीरियंस रहता है, जिसमें लैब की जो गुणवत्ता है, जो सिखाया जाता है, वो कतई मैच नहीं करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से। बहुत जगह तो प्रैक्टिकल होते भी नहीं है, नाम का प्रैक्टिकल किया, आपने रिकॉर्ड बना दिया, नंबर आपको फुल मिल गया। मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन कॉलेज में, बी फार्मेसी कॉलेज में ऐसा ही चल रहा है। सबको, बच्चों को भी डिग्री चाहिए, कॉलेज भी डिग्री ही बांट रहे हैं, ये ट्रूथ है, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडियन कॉलेज में, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट में है इस तरफ। तो 1 साल की यदि बी फार्मेसी के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में, पैकिंग में, R&D में, F&D में, किसी में भी वो ट्रेनिंग करते हैं ना, 1 साल काम करते, तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस मतलब आपको पता चलता है कि कंपनी में काम क्या होता है, BMR क्या होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, गाउनिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपनी में काम कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। यहाँ तो लोगों को, बच्चों को ये पता नहीं कि कंपनी में एंट्री कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक टूर रहता है, 1 दिन का घूम लेते हैं, हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट मिलता है, सबमिट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी डिग्री दे देते हैं। बहुत वाहियात है, बहुत ही बेकार है। पता नहीं भाई व्हाट PCI इज़ डूइंग, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया कर क्या रहा है, दैट आई डोंट नो, स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दुविधा, क्योंकि आपके पास है जीरो एक्सपीरियंस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके कारण क्या होता है, आप यदि बी फार्मेसी है तो दोज दे हैव कंप्लीटेड BSc, बैचलर ऑफ साइंस सिंपल, वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, खासकर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग होती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, खासकर HPLC से। तो ज़्यादातर आपको BSc कैंडिडेट मिलेंगे आज के डेट में, मैनेजर भी और उसके अंदर काम करने वाले भी 90% BSc MSc वाले ही मिलते हैं वहाँ पर काम करने वाले आज के डेट में। तो ड्रॉबैक यही है, क्योंकि ये भी फ्रेशर है, इसको भी पता नहीं है कुछ, कम पैसे में पढ़ लिया है और 1 लाख में BSc हो गया, चले गया काम करने के लिए। आपने 3 साल में कर लिया, ये आप 4 साल में कर रहे हैं, 4 लाख खर्च कर रहे हैं, जाओगे काम करने के लिए, सैलरी लगभग बराबर ही मिलेगा, 1000-2000 का अंतर होगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और ये सब BSc वाली क्वालिटी एश्योरेंस में भी है, प्रोडक्शन में भी है, जो पुराने वाले हैं आजकल धीरे धीरे बी फार्मेसी वालों को लेना चालू किया है, क्योंकि बहुत मिल रहे हैं, कम पैसे में मिल रहे हैं भाई। बी फार्मेसी की नौकरी मिल नहीं रही है, जो मिल रहा है भाई 2 काम करना है, हालत ये हो गई। इसीलिए कंपनियां जो BSc को दे रहे थे पैसा, उसी पैसे में बी फार्म वाले जॉब करने को तैयार हैं, तो इसीलिए उनको ले रहे हैं। बी फार्मेसी की सैलरी क्या होगी वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको जॉब कैसे ढूंढना है। ठीक है, अब आपको जॉब सिलेक्शन रिगार्डिंग कंपनी में यदि जॉब ढूंढना है आपको, तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको जाना है प्रोडक्शन में जाना है। प्रोडक्शन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपको जाना है कंप्रेशन में, उसके बाद पहले बोलना चाहिए था ग्रैनुलेशन, पहले ग्रैनुलेशन आता है, ग्रैनुल बनता है, उसके बाद कंप्रेशन के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद कोटिंग,
ये प्रोडक्शन के पार्ट हो गए। उसके बाद कोटिंग के बाद पैकिंग, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपको किस में काम करना डिसाइड करना है, कंप्रेशन में, ग्रेनुलेशन में, कोटिंग में, पैकिंग में। ये बताया मैंने सॉलिड डोजेस फॉर्म का। ऐसे ही आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी अलग अलग होते हैं, कंप्रेशन तो नहीं होता उसमें भी, मतलब प्रोडक्शन ही रहता है उसमें आमतौर पे। ऐसे ही आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म रहता है और फिर पैरेंटल डोजेस फॉर्म भी होता है, तो उसका प्रोडक्शन है। तो ये मैंने टैबलेट का थोड़ा ज़्यादा डिपार्टमेंट है, बाकी में उतना डिपार्टमेंट अलग अलग ज़्यादा सेग्रीगेशन होता नहीं है। तो आपको पहले डिसाइड करना है किस में आपको जाना है काम करने के लिए। सॉलिड में जाना है प्लांट में, लिक्विड में जाना है, क्योंकि सॉलिड प्लांट बिल्कुल अलग होता है, लिक्विड प्लांट बिल्कुल अलग होता है, सेमी सॉलिड बिल्कुल अलग प्लांट होता है, पैरेंटल प्लांट जहाँ पे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, वो प्लांट बिल्कुल अलग होता है। आपने सॉलिड प्लांट में काम कर लिया कंप्रेशन मशीन में, आप सोचेंगे अगले साल मैं लिक्विड वाले में चले जाऊँ, एक्सपीरियंस 0 काउंट होगा। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, कल्चर अलग है। तो पहले डिसाइड कर लिए, आप बाद में आप स्विच नहीं कर पाएंगे कुछ साल के बाद, ठीक है। तो पहले आप डिसाइड कर लिए आपको किस में काम करना है, ठीक है। और आप बोलेंगे पैसा किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो भाई पैसा जो सबसे अच्छा मिलेगा आपको वो पैरेंटल डोजेज फॉर्म में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें काम करेंगे तो आप, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी, उसके प्लांट काफ़ी कम है, तो उसमें आप जल्दी जल्दी जॉब स्विच नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो कंपनियाँ वो टैबलेट डोजेज फॉर्म की है, ठीक है ना, जो टैबलेट बनते हैं। तो ईजी है बनाना, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है, ईजी टू ईट, सस्ता है, बनाते हैं। तो आपको टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म में काम करोगे आप, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत मौके मिलेंगे आपको कंपनी स्विच करने का, जल्दी जल्दी आप चेंज कर सकते हो। चेंज क्यों करना है, ग्रोथ मिलता है तभी। एक कंपनी और गधों की तरह काम करोगे तो सैलरी 5%, 7%, 10% यही इंक्रीमेंट देते हैं। चेंज करोगे तो 20%, 25% तक हाइक आपको मिल जाता है। बहुत अच्छी कंपनी रहेगी, 30% भी हाइक वो दे देती है, जो आपकी करंट सैलरी है या करंट पैकेज है उससे कंपेयर करेंगे तो ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। आपको फिर क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म के, लिक्विड, सेमी सॉलिड, वो डिसाइड कर ले। क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, पैकिंग में जाना है। तो जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट F&D में जाना है, R&D में जाना, पहले डिसाइड कर ले, बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कम वर्कलोड चाहिए आपको और ज्वाइन करना चाहते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो बेस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। और ऑफिस वाला काम चाहिए 9 to 5 वाला, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक होता है फ्लोर, IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो वो उसमें शिफ्ट रहती है, 3 शिफ्ट, 6 से 2, 2 से 10 रात, 10 से सुबह 6 बजे, डिपेंड करता है। कोई कंपनी जनरल शिफ्ट में चलती है, कोई चारों शिफ्ट में चलती है, ऐसा है वहाँ पर। तो सबसे बेस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, उसमें काम करिए, बेस्ट है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन है और अच्छा है, उसमें ग्रोथ अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन में बढ़िया सेक्टर है। 9 to 5 का जॉब है। अदरवाइज़ अदर में काम करेंगे IPQA में तो आपको शिफ्ट वाइज में काम करना पड़ेगा। सब में शिफ्ट वाइज में काम होता है, 8-8 घंटे का। दूसरा मैं बता दूं, फ्रेशर है आप, मोबाइल फ़ोन यूज करने के लिए नहीं मिलेगा आपको कंपनी के अंदर में। मैनेजर लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, उन्हीं को फ़ोन अलाउड होता है। बाकी सारे फ़ोन कंपनी एंट्री करेंगे ना, सिक्योरिटी ऑफिस होती है, गार्ड, वहाँ पे लॉकर होता है, मोबाइल वहाँ जमा करवा लेंगे। तो मोबाइल फ़ोन आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इस बात के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट सोशल मीडिया से बहुत ही अटैच हो गए हैं, फेविक्विक की तरह, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या क्या नहीं। तो इसलिए मैं बता दूं लाइफ मतलब कैसे हो जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाने के बाद। अब आपको सैलरी कितनी कितनी मिल सकती है, मतलब स्टार्टिंग में और 5 साल के बाद में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको किस किस तरह की कंपनियों में जॉब सबसे पहले करना चाहिए, जो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहला है USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी है दवाई के लिए, जो देती है अप्रूवल। दूसरा है MHRA,
MHRA, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेटरी अफेयर, ये ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है रेगुलेटरी कंपनी, रेगुलेटरी एजेंसी बॉडी जो देती है मान्यता। जैसे इंडिया में GMP है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वैसा ही। तीसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, माना जो प्लांट सर्टिफाइड हैं, मान्यता प्राप्त हैं USFDA से। सबसे पहले उसमें जो आप करने के लिए सोचें, सबसे अच्छा फ्यूचर है, सबसे बढ़िया फ्यूचर है, सबसे फास्ट ग्रोथ होगा पैसे के मामले में, बहुत पैसा मिलेगा कम टाइम में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है MHRA, इसमें ये नहीं मिल रहा है तो कोशिश करना चाहिए MHRA सर्टिफाइड प्लांट में काम करने के लिए, क्योंकि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं पहले पता कर लें, आपकी वेबसाइट में सब दिख जाता है कंपनी को कौन कौन सा सर्टिफिकेशन उसके पास अवेलेबल है। USFDA है, MHRA है, WHO है, वो वेबसाइट पे वो लिख के रखती है, वो डिटेल रहता है। तीसरा है WHO सर्टिफाइड प्लांट, जो इंडिया में ज़्यादातर दवाई हम लोग खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं भारत में, वो WHO सर्टिफाइड प्लांट में ही दवाइयाँ बनती है जो हम लोग खाते हैं। बाकी ये दवाई बनती है अमेरिका चली जाती है, MHRA वाला ब्रिटेन चले जाता है। मैं USFDA प्लांट में काम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जो काम होता है US रेगुलेटरी प्लांट में बहुत सिस्टमिक तरीके से होता है, कोई हौच पौच नहीं होता है। किसी काम को करने के लिए 4 बंदे चाहिए तो 4 बंदे हायर करेंगे। WHO प्लांट में ऐसा नहीं है, किसी काम को करने के लिए 4 बंदे चाहिए तो प्लांट वाले 2 ही बंदे रखें, 1 ही बंदे रखें, 4 बंदे का काम अकेले ही एक आदमी करेगा। नियम कानून है इंडिया में, लेकिन आपको ही पता है कितना फॉलो होता है, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। लेकिन USFDA प्लांट में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जो उनकी ऑडिट होती है, बाहर से आते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट देखते हैं, कितना एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड कितना है, ज़्यादा वर्क तो वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको सैलरी कितनी मिल रही है, उनको छुट्टी कितनी मिल रही है। जो ड्रग की टेस्टिंग होती है क्वालिटी कंट्रोल लैब में, एक एक चीज़ देख करते हैं, कोई इसमें मैन प्रैक्टिस तो नहीं की है, झोल झाल करके रिजल्ट बना के तो नहीं भेज दिया, रिजल्ट फेल हो रहा है पास करके भेज दिया, वैसा नहीं है। एक एक चीज़ चेक करते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि आप काम कर रहे हैं कंप्रेशन मशीन पे तो ऑफिसर को ट्रेनिंग मिल रही है, ऑपरेटर को मिल रही है, जो क्लीनर है उसको मिल रही है। मतलब यहाँ तक चेक करते हैं, जब क्लीनिंग के लिए जाते हैं कंप्रेशन मशीन के पार्ट्स को लेकर क्लीनिंग रूम में, तो उसकी एंट्री हुई है कि नहीं, एक लॉग बुक होती है उसमें एंट्री हुई है, क्लीन होकर कब वो क्लीन रूम में वो शिफ्ट हुआ, क्लीन रूम में शिफ्ट हुआ तो रैपिंग करके उसको रखते हैं, उसकी भी वैलिडिटी होती है, मतलब विदिन 1 वीक और 15 डेज समथिंग जो रहती है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अनुसार उसको यूज़ करना। ये नहीं कि उसको साल भर रखा है उसको कभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ रहता है, उस डेट के अंदर यूज़ करना है, यूज़ नहीं किया तो फिर से वो साफ़ है, फिर से वो क्लीन के लिए जाएगा और फिर से वो रैप होकर फिर वो क्लीनिंग रूम में खड़ा रहेगा। किस बंदे ने उसको क्लीन किया, तो ऑडिटर ऐसे होते क्लीनर को बुला लेते हैं और कभी कभी ये भी बोल देते चलो क्लीन करके बताओ तुम क्लीन कैसे करते हो। तो क्लीन करने का भी प्रोसीजर है, जो इक्विपमेंट रहते हैं कंप्रेशन मशीन के बहुत, तो आप क्लीन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस आपका क्लीन करने का, वो ये देखना चाहते हैं जो क्लीनर है वो सही से क्लीन कर पाते हैं या कुछ ट्रेसेस जो पाउडर है दूसरे इंग्रेडिएंट का उसमें रह तो नहीं जाता है, तो सही से क्लीन करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही ऑफिसर से पूछते हैं कि भाई आप कैसे इंस्पेक्ट करते हो क्लीन हो गया। बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी होती है, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट है काम करने के लिए और इसमें स्टार्टिंग में आपको कम सैलरी भी मिल रही है। आंख बंद करके आप ज्वाइन हो जाइए, 1-2 साल आंख बंद करके आप काम करिए, ठीक है। तो इसमें यदि मैं बात करूं, स्टार्टिंग आज के डेट में इंडिया में लगभग जो सैलरी दे देते हैं वो 10,000 से लेके 12,000 तक दे देते हैं एवरेज सैलरी। बहुत सारी कंपनियों में 20,000 भी दे देते हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियों में 20,000 मिलेंगे। ज़्यादातर मैं 10 से 12,000 ही सैलरी जो बोल रहा हूँ, लोअर सैलरी, एक अपर रेंज हो गया एक लोअर हो गया इंड, तो मैं लोअर ही लेके चल रहा हूँ। अपर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी कम ही लोगों को मिलता है। तो इसमें यदि मिल जाए तो इसमें आप घुस जाइए। 5 साल के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, तो इसमें आप काम सीखिए। 2 से 3 साल काम करिए, पूरे 5 साल काम मत करिए, सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। 2 से 3 साल काम करिए, सीखिए, जंप लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि 10 से 12,000 आपकी सैलरी है, 12,000 भी सैलरी है, तो 3 साल बाद आपकी सैलरी मान के चलिए 18 या 20,000 हो जाएगी। क्योंकि
फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी स्लो है स्टार्टिंग में, बाद में मिलेगा 10-12 साल बाद ग्रोथ अच्छा मिलता है, 15 साल बाद स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। उसके बाद जंप करके आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, मान लीजिए 20,000 सैलरी हो गई है तो सीधे आपको 30,000 मिलेगा, मतलब 10,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप कहेंगे 5 साल बाद तो 30,000 ही होगा सैलरी। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि यूएसएफडी में प्लांट कर रहे हैं और 2025 में आप ज्वाइन कर रहे हैं और 2030 में सैलरी कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ ही रहा है। तो 2030 तक आप चले जाएंगे तो यूएसएफडी में प्लांट में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी, मेरा अनुमान है तब तक गिरी हालत में 5 साल के बाद 70,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपको मिलने लगेगा। डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, किस पोस्ट पे है, ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है, किस पोस्ट पे आप हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। जितना ज़्यादा पोस्ट होगा उतना ज़्यादा हायर सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। तो 70,000 से 90,000 आपको मिलने लगेगा 5 साल के बाद। आप इसको आईटी से कंपेयर मत करिए। गूगल में जाते हैं वहाँ काम मिलता है यार, वहाँ तो लाखों का मिलता है, 2-2 लाख सैलरी मिलता है भाई, उसको कंपेयर बिल्कुल मत करिए। वहाँ मिलता होगा सॉफ्टवेयर कंपनी में यूएस डॉलर में पैसा मिलता है, वो देते हैं। यहाँ आपको नहीं मिलने वाला, बहुत ज़्यादा मिल गया 5 साल के बाद तो 1 लाख पे सैलरी मिल सकती है, वो भी किसी चुनिंदा कंपनी में, जो एमएनसी कंपनी है, बाहर की कंपनी यहाँ लगी हुई है और उसके एचआर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अमेरिका वाले, तो सैलरी आपको ठीक ठाक यहाँ मिल सकता है। एमएचआरए प्लांट में काम करेंगे तो 5 साल बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। यूएसएफडीए से थोड़ा 10,000 आप कम सैलरी मान लो तो इसमें भी आपको 80,000 या 90,000 तक सैलरी मिल सकती है इसमें 5 साल के बाद। WHO प्लांट में काम करेंगे तो 5 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी। तो WHO प्लांट में काम करेंगे तो 5 साल के बाद मुश्किल से सैलरी आपकी 50,000 हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी कम है। क्योंकि मैं बोला ना, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। क्योंकि यूएसएफडी वाले डॉलर में पैसा दे रहे हैं दवाई बनाने के लिए, तो कंपनी को भर भर के पैसा मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा देंगे अपने प्रॉफिट में से। ये भी यूरो यूज करते हैं, मतलब डॉलर यूज़ करते हैं इंग्लैंड वाले, तो ये भी ज़्यादा उनको मिल रहा है यूएस में पैसा डॉलर में, तो आपको ज़्यादा मुनाफा देंगे। WHO वाले क्या है, हम लोग दवाई खा रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री में दवाई बेचते हैं, मतलब इंडियन पैसे में उन्हें मिल रहा है, तो प्रॉफिट कम है, इंडियन पैसे का वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट भी कम शेयर करेंगे एम्प्लॉय के साथ, इसलिए इसमें ग्रोथ कम है, काफ़ी कम है कंपेयर करेंगे यूएसएफडी और एमएचआरए से, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा मैंने क्लियर बता दिया कि बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, जॉब करोगे यहाँ करो, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा मिलेगा। आई एम एम-फार्म एंड आई हैव 16 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें से 12 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरा, और बाकी टाइम 2-3 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस मैंने कॉलेज में किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ करंट प्रेजेंट में भी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आपको आइडिया दे दिया, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए अच्छी तरह, इंटरव्यू के लिए जाइए, इंटरव्यू दीजिए, मेहनत करिए, लगे रहिए, फ्यूचर अच्छा ही होगा।